वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न है इसमें। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? किस विजयनगर शासक ने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। देवराय द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य में सेना में मुस्लिम घुड़सवारों और तीरंदाजों की भर्ती शुरू की थी। इन्हें क्रुद्ध देवराय कहा जाता था और इनके शासनकाल में फारस के शाहरुख के दूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का दौरा किया था। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम्स में एक प्रश्न तो जरूर आता है विजयनगर साम्राज्य में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी, सिविल सेवा की परीक्षा हो या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। हरिहर और बुक्का जो काकतीयों के सामंत थे ने इस वंश की स्थापना की। किस वंश की? विजयनगर साम्राज्य की। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे जो अरविडू वंश से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। सही अपने को ढूंढना है। हरिहर और बुक्का ने बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है, लेकिन वो अरविडू वंश से नहीं थे। ठीक है, ये गलत हो गया, तीसरा वाला सही है। तो सही 1 और 3 है। विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण करवाया कृष्णदेव राय ने। जो कृष्णदेव राय थे विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे जो तुलुब वंश से ताल्लुक रखते हैं। सालुब आ जाए, अरबिडू आ जाए, गलत कर दीजिएगा। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और उनके भाई बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन था: संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू, और इसी क्रम में याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य दक्कन में बहमनी साम्राज्य के दक्षिण में स्थित था। तो कृष्णदेव राय किससे संबंधित है इनमें? इससे। आईने देसाला पद्धति के संदर्भ में इनकरेक्ट ढूंढना है। यह बीरबल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की पद्धति थी। आईने देसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। देखिए, आईने देसाला राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई थी। राजा टोडरमल अकबर के नवरत्न थे। बीरबल भी नवरत्न थे, ठीक है, लेकिन बीरबल ने नहीं की थी, तो गलत है। बाकी आईने देसाला को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। केवल दूसरा वाला सही है। अच्छा, आपने को गलत बताना है तो पहला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइन ए दहसाला मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की पद्धति थी। क्या थी ये भी याद रखिएगा। इस प्रणाली के अंतर्गत राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। आइन ए दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि की पैमाइश हेतु उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। परती भूमि का एक प्रकार था जिस पर नियमित रूप से खेती की जाती थी। टोडरमल व्यवस्था आ गई है, ठीक है, राजा टोडरमल के द्वारा। भूमि की पैमाइश हेतु उसे 4 भागों में विभाजित किया जाता था, न कि 3 भागों में। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और जो परती भूमि थी वो ऐसी भूमि थी जिसको 1 या 2 वर्ष के लिए बिना खेती किए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। जो पोलज भूमि थी वो भूमि का एक प्रकार था जो नियमित रूप से खेती की जाती थी पोलज भूमि पर। गलत बताना, दोनों के दोनों गलत है। सी है इसका आंसर। देखिए, आईने दसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश हेतु उसे 4 भागों में विभाजित किया गया था: पोलज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि और चौथी या बंजर भूमि। पोलज भूमि, इस भूमि पर नियमित रूप से खेती होती थी, इंपॉर्टेंट है। और प्रतिभूमि, यह भूमि उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए 1 या 2 वर्ष तक
परती पड़ी रहती थी या परती छोड़ दी जाती थी। चाचर भूमि कैसी भूमि थी? ऐसी भूमि जिस पर लगभग 3 या 4 वर्षों तक कोई खेती नहीं की जाती थी। बंजर भूमि निकृष्ट कोटि की भूमि जिसे लगभग 5 वर्षों तक काश्त के रूप में प्रयोग किया गया हो। लगान जो है खेती के लिए उपयुक्त भूमि पर ही वसूल किया जाता था, यानी सबसे ज्यादा लगता होगा परती भूमि पर, सॉरी पोलज भूमि पर, क्योंकि उसी पर नियमित रूप से खेती होती थी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। अकबर ने इस नीति के जरिए सभी धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव न करने का मकसद रखा था। अकबर के बाद किसी भी बादशाह ने सुलह कुल का पालन नहीं किया। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, ये तीसरा वाला गलत है, किया था। तो सही बताना, सही केवल केवल एक और दो, सी है इसका आंसर। देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, इसका मतलब है सभी के लिए शांति या पूर्ण शांति। अकबर ने इस नीति के जरिए सभी धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव न करने का मकसद रखा था। अकबर ने यह महसूस किया था कि सभी धर्मों का एक ही मकसद है। अकबर ने उलेमा, ब्राह्मणों, रोमन पुजारियों के साथ धर्म पर चर्चा की थी। अकबर ने दीन इलाही के रूप में विकसित किए गए नए धर्म की उत्पत्ति सुलह कुल में से की थी। देखिए, अकबर ने हर धर्म को सम्मान और समानता का दर्जा दिया था। आगे चलकर जहांगीर और शाहजहां ने प्रधान सुलह कुल का पालन किया। अतः जो तीसरा वाला कथन 3 जो है वो सही नहीं है। वह मुगल सम्राट कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? वो था औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब वह मुगल सम्राट था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब के राज्याभिषेकों की अगर तारीखें देखें तो 31 जुलाई 1658 को आगरा में और 5 जून 1659 को देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद दोबारा उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। पहला आगरे में 1658 में, 31 जुलाई 1658 को आगरा में आलमगीरपुर की उपाधि से अपना राज्याभिषेक करवाया था। निम्नलिखित में से किसे गृहपति कहा जाता था? गृहपति कौन है? महालेखाकार, नगर का प्रधान, धनी किसान या कर अधिकारी? गृहपति था धनी किसान। गृहपति एक पाली भाषा का शब्द है जो धनी किसान के लिए प्रयोग होता था। ये लोग वैश्यों की श्रेणी में आते थे, ठीक है, व्यापारी आते हैं। 8वां प्रश्न है, परशुराम कुंड तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? परशुराम कुंड तीर्थ स्थल जो है अरुणाचल प्रदेश में है। परशुराम कुंड तीर्थ स्थल लोहित जिले अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। परशुराम कुंड को प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रथम बौद्ध परिषद पूछ रहा है, संचालन महाकश्यप ने, अध्यक्षता नहीं पूछ रहा है। देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। ठीक है, शासनकाल अजातशत्रु का था, ठीक है, संचालन ठीक है, अध्यक्षता ठीक है, महाकश्यप ने, ठीक है, अध्यक्षता भी कह सकते हैं। बलवी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? किसका शासनकाल पूछ ले तो अजातशत्रु। गुजरात में है बलवी विश्वविद्यालय। बलवी विश्वविद्यालय में गुजरात में स्थित था और यह गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा में संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। निम्नलिखित जैन तीर्थकरों पर विचार करना है और उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ और है मुनि सुब्रतनाथ और पद्म प्रभु 24 जैन तीर्थकर हुए। ठीक है, पहले, दूसरे, 22वें, 23वें और 24 में बड़े इंपॉर्टेंट है। 24 में महावीर स्वामी नहीं है, पार्श्वनाथ हैं। सॉरी, 24 में जो है महावीर स्वामी है सबसे अंतिम, या महावीर जैन के लीजिए। 23वें पार्श्वनाथ हैं, 22वें अरिष्ट नेमी है,
पहले ऋषभनाथ या ऋषभदेव को याद रखिएगा। यहाँ जो कालानुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले अभिनंदन, उसके बाद पद्म प्रभु, फिर बिमलनाथ और अंतिम मुनि सुब्रतनाथ, यानी 4 3 1 2, यानी 1 4 2 3। ठीक है, 1 4 2 3 ऐसे। देखिए, जैन संस्थापकों को तीर्थकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये कौन कौन से हैं? पहले ऋषभदेव और दूसरे हैं अजितनाथ। ऋषभदेव या ऋषभनाथ भी लिखा सकता है। पहले दूसरे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और तीसरे हैं संभावनाथ, अभिनंदन चौथे, सुमितनाथ पांचवें, पद्म प्रभु छठे, सुपार्श्वनाथ सातवें, चंद्र प्रभु आठवें, पुष्पदंत या सुविधिनाथ नवें, शीतलनाथ दसवें, श्रेयांश नाथ 11वें, वासु पूज्य 12वें, विमलनाथ 13वें, अनंतनाथ 14वें, धर्मनाथ 15वें, शांतिनाथ 16वें, कुंथुनाथ 17वें, 18वें हैं आरनाथ, मल्लीनाथ 19वें और मुनि सुब्रतनाथ 20वें, नबिंतनाथ 21वें। अब इम्पोर्टेंट, जैसे पहले दूसरे उन्हीं की तरह 22वें अरिष्ट नेमी बहुत पूछते हैं। पार्श्वनाथ को 23वें, महावीर स्वामी 24वें सबसे अंतिम है। कई लोग इनको पहला लगाकर गलत कर देते हैं। पहले जो हैं वो ऋषभदेव हैं और महावीर स्वामी महावीर जैन सबसे अंतिम। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, बहुत पूछा गया यूपी के एग्जाम्स में। इसका उत्तर है कौशाम्बी। देखिए, इलाहाबाद उस समय का वर्तमान का प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कौशम नामक स्थान ही प्राचीन काल में कौशंबी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशंबी का उल्लेख हुआ है। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। यहाँ अनेक विहार थे। पुरी में रथ यात्रा जो है निम्नलिखित में से किसके सम्मान में निकाली जाती है? जगन्नाथ के। प्रतिवर्ष यानी हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। मगध का कौन सा सम्राट अपुरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपुरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को या उग्रसेन को अपुरो परशुराम और सर्वशत्रांतक कहा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है यहाँ पर। अकबर ने मरियम उज जमानी से विवाह किया जो एक राजपूत परिवार से थीं। कछवाहा अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजपूत शासक थे। बहुत पूछते हैं। दोनों के दोनों फिलहाल सही हैं। ये सी है इसका आंसर। कछवाहा का नाम याद रखिएगा। अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजपूत शासक। देखिए, आमेर के शासक राजपूत कछवाहा वंशीय भारमल अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजपूत शासक थे। ये पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अलग से प्रश्न बनेगा। ठीक है, उस पहले राजपूत शासक का नाम बताइए जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। कछवाहा भारमल। अकबर ने कछवाहा शासक भारमल की बेटी हरखाबाई से शादी की थी। हरखाबाई को मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने हरखाबाई से 1562 में सांभर में शादी की थी। हरखाबाई के पिता भारमल कछवाहा जो आमेर के राजपूत शासक थे। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? इनमें एक उच्च शिक्षित था शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, शेरशाह सूरी एक उच्च शिक्षित शासक था। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय जौनपुर जो है उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि जौनपुर का इतिहास उत्तर प्रदेश से रहा है तो बहुत प्रश्न बने हैं एग्जाम्स में इससे।
इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो PDF फॉर्मेट में मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। दो युद्धों की सन पूछ रहे हैं, दोनों के दोनों सही हैं। सामूगढ़ का युद्ध 1658 को मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। बिलग्राम के नाम से कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बना, 1540 की सन याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बहुत रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जयसिंह के साथ। 1665वीं सदी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। पुरंदर की संधि जो है जून 1665 में मुगल सेनापति जयसिंह के साथ अकबर के बीच हुई थी। यानी मुगलों और शिवाजी के बीच, मुगलों और मराठों के बीच। 19वां प्रश्न है, दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दारा शिकोह जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। दारा शिकोह ने समुद्र मंगलम नाम से संस्कृत में रचना की। दारा शिकोह को लाहौर में दफनाया गया। दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था, जहांगीर का नहीं। और दारा शिकोह को लाहौर में नहीं बल्कि दिल्ली में दफनाया गया था, हुमायूं टॉम्ब परिसर में। केवल दूसरा वाला ही सही है, यहाँ पर बी है इसका आंसर। देखिए, ऐसा माना जाता है कि दारा शिकोह को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के परिसर में कहीं दफनाया गया था, जो मुगल वंश की लगभग 140 कब्रों में से एक है। और दारा शिकोह ने, तो तीसरा वाला कथन गलत हो गया। दारा शिकोह ने समुद्र मंगलम नहीं है, ठीक है, समुद्र संगम नाम से संस्कृत में रचना की, यानी मज्म उल बहरेन। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे, न कि जहांगीर के। और मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद वो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, लेकिन शाहजहां की बीमारी के बाद उनके दूसरे पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को सिंहासन से हटाकर उन्हें आगरे में कैद कर दिया। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह को हराकर जेल भेज दिया। अब अगला प्रश्न औरंगजेब के ऊपर ही है, अंतिम प्रश्न है। औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? औरंगजेब ने 1558 से 1607 तक शासन किया। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। 88 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के अहमदनगर में उसका निधन हो गया। देखिए, औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था, सही है दूसरा वाला, अपने को गलत बताना है। 88 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के अहमदनगर में उसका निधन हो गया, ये भी सही है। तो गलत क्या है फिर? औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया है। यहाँ लिखा है 1558 से 1607, तो पहला वाला ही गलत है, ए है इसका आंसर। औरंगजेब, जिसे उसके शासक पद आलमगीर के नाम से जाना जाता है, मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। औरंगजेब ने जुलाई 1658 से मार्च 1707 अपनी मृत्यु होने तक शासन किया। याद रखना, ये सन पूछ लेते हैं ABCD बनाकर। प्राकृतिक कारणों से 88 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के अहमदनगर में उसका निधन हो गया। स्टेटमेंट बनाकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उसका निधन हो गया कर देते हैं, औरंगाबाद में नहीं, अहमदनगर में हुआ था। तो पहला छोड़ के दूसरा तीसरा सही है। तो हिस्ट्री के बड़े ही इंपॉर्टेंट ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ये सीरीज़ भले ही यूपी PCS के नाम से चल रही हो, लेकिन किसी भी स्टेट के PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें GS आती है, सभी में आती है।